नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार आते ही भारत में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है और इस साल तो नवंबर दिसंबर में करीब 48 लाख शादियां हैं। अगर आप भी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं या फिर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो हम बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं इसकी स्मार्ट प्लानिंग। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, और अनिरुद्ध दर, मैनेजिंग पार्टनर स्क्रिप्ट बॉक्स। आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास शो में और जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही डियर है, भारतीयों को बहुत पसंद है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड ही है, पर स्पेशली ये जो सीजन होता है जिसको हम कहते हैं बिग फैट इंडियन वेडिंग, उसका सीजन होता है और इस पर कोई भी खर्च करने से चूकता नहीं है। मतलब ये इमोशनल खर्चे भी होते हैं और ये हमारे इतने इमोशन से जुड़े हुए होते हैं तो हम कई बार दूसरा जो थॉट है उसको नहीं देते हैं। तो और वजह ये होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम कई बार थोड़ा ओवरबोर्ड हो जाते हैं। तो ज़रा समझना ज़रूरी है थोड़ा स्मार्टली आप कैसे वेडिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी शादी कुछ टाइम के बाद होने वाली है तो भी, और अगर लंबा एक लॉन्ग टर्म प्लान है शादी का तो भी, हर एक एज के हम आपको और हर एक मोड के हम आपको वेडिंग प्लानिंग की टिप्स आज देने वाले हैं। पहले जरा थोड़ा समझ लेते हैं नंबर्स क्या कहते हैं। प्रवीण, जैसा हमने शुरुआत में बोला, नवंबर दिसंबर में लगभग 48 लाख शादियां होने वाली हैं और ये पिछले साल के नंबर से और भी कई ज्यादा हैं। मतलब हर साल शादी करने वालों का जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और क्या ये नंबर्स कहते हैं, मतलब कितना बिजनेस आएगा शादियों से इस बार? नमस्कार स्वाति। एब्सोल्युटली वेडिंग सीजन इंडिया में ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। एंड अगर हम ग्लोबली देखें, जो इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट है विश्व भर में। सो वो अपने आप बताता है कि हमारे यहाँ पे वेडिंग्स पे कितनी ज्यादा स्पेंडिंग होती है। जो इस साल हम 48 लाख शादियां देखने वाले हैं, उसमें जो डेटा बताता है कि करीबन 5.9 लाख करोड़ का बिजनेस किया जाएगा, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड हैं। और ये पिछले साल के मुकाबले में 38% ज्यादा है। पिछले साल 4.25 लाख करोड़ का बिजनेस किया गया था। आईबीईएफ जो हमारी सरकार द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की एक एस्टैब्लिशमेंट है, वो उसके जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया करीबन साल भर में 10 to 12 मिलियन वेडिंग्स एनुअली होस्ट करता है। और बहुत सारे डिफरेंट सर्वेज है, जेफरीज हो गया, आईबीएफ, इकोनॉमिस्ट, जो हमारी स्पेंडिंग है वो करीबन 130 बिलियन पर ईयर इस इंडस्ट्री की है। सो डेफिनेटली बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्री है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है स्वाति। और इसमें केटरिंग वेन्यूज जो हो गए वो करीबन 30% का हिस्सा बनाते हैं। इवेंट प्लानिंग हो गया, आपका मेकअप हो गया, आपकी डेकोरेशन हो गई, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पर जैसे आपने बोला, जो हमारी साइकी है एज एन इंडियन, हमारे लिए मैरिजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हम काफी खर्चा करते हैं। एक रेगुलर हाउस होल्ड को अगर हम देखें तो डेटा ये दर्शाता है कि जितनी एक नॉर्मल हाउस होल्ड की एनुअल इनकम है, उसका लगभग 3 गुना वो एक शादी पे खर्चते हैं। जो अपने आप बताता है कि आप अपने जितनी आपकी बेसिकली प्रोबेबली स्कोप है आपकी स्पेंडिंग का, उसको आप एक्सीड करते हुए मैरिजेस पे खर्च रहे हैं। लाइकवाइज एक और इंटरेस्टिंग डेटा है जो ये बताता है कि मैरिजेस में करीबन 2 गुना हम पैसा खर्चते हैं एज कंपेयर टू द एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन। सो ये सारे डेटा काफी इंटरेस्टिंग है और ये हमारी जो डेप्थ है वेडिंग इंडस्ट्री, ये जो पूरा इकोसिस्टम है बहुत ही बूमिंग है इंडिया में, इसको दर्शाता है। बट हम एट द सेम टाइम स्वाति बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन से यहाँ पे जूझ रहे हैं। और हम देख रहे हैं केटरिंग कॉस्ट हो गई, वेन्यू के कॉस्ट हो गई, ये साल भर में करीबन 25 से 30% की भी जंप्स ले रहे हैं। और इंडिया की जो बाहर वेडिंग्स हो रही हैं वहां पे भी करीबन 1 लाख करोड़ खर्चा जा रहा है। इसलिए इस साल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव कैंपेन लॉन्च किया था, वेड इन इंडिया, ताकि जो इतनी स्पेंडिंग्स हो रही हैं वो इंडियन इकोनॉमी को ही आगे चल के बूस्ट करें। एब्सोल्युटली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं और ज़रूरी बातें हैं जो प्रबलीन ने हाईलाइट की है यहाँ पर। अनिरुद्ध, जब शादी के प्लानिंग की बात हो, वेडिंग प्लानिंग की बात हो, तो इस ये जो इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल गोल है,
इसको जो इंडियंस है वो कैसे लेते हैं, ये जरा समझना जरूरी है, क्योंकि हम भी जो जितने भी दर्शक हैं उनसे जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स में उनका रहता है बच्चे की शादी। बच्चे की शादी के लिए आज से इतने सालों के बाद हमें इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली ट्रेडिशनली भी जो ये शादी का गोल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिल के करीब रहा है। पर क्या हम वाकई इसको स्मार्टली प्लान कर रहे हैं आज की डेट में, या फिर इसमें हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं? सबसे पहले तो स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे प्रवीण ने बोला, मैरिज जो है एक बहुत एस्पिरेशनल गोल है हम इंडियंस के लिए, और हम हमारे एक्सपेक्टेशन और हमारी कैपेसिटी से ज्यादा काफी बार खर्च करके जाते हैं इस गोल के लिए। तो मेरे हिसाब से इस सवाल को जवाब देने के लिए समझना पड़ेगा कि वेडिंग एक्चुअली हो कब रही है, बिकॉज प्लान करने के लिए तो हमारे पास काफी सारे साधन है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर मैरिज का गोल अगर 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद है, या शायद 15 साल के बाद भी है, तो जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स जो है, वो इस गोल को लेके मेरे हिसाब से काफी ज्यादा क्या कहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। आप नॉर्मली किसी से बात करें, किसी फैमिली से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, तो ये सवाल अक्सर आता है कि एनी नंबर इट कैन बी, लाइक 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, मैंने 10 करोड़ तक के नंबर देखे हुए हैं। बट अगर हम एक एवरेज नंबर पकड़े, जैसे 50 लाख स्टैंडर्ड एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के लिए अगर हम एक पकड़े, और माने कि चलिए 5 या 7 साल के बाद अगर हमारी वेडिंग है, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत इंटरेस्टिंग एवेन्यू हो जाता है इस गोल के लिए, सेव करने के लिए। और अगर जैसे 5 या 7 साल के बाद अगर आपका वेडिंग है, तो इसके अंदर इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के क्या कहते हैं माध्यम से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो गोल्स 15-17 साल के बाद है, ये भी देखा गया है कि प्रोविडेंट फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक गारंटीड रिटर्न आपको मिल रहा है 7.1% का। तो काफी सारे इंडियन फैमिलीज जो है वो इसका भी क्या कहते हैं फायदा उठाते हैं। एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट अगर आप लीजिए, और गोल्ड तो खैर अगर आप जानते ही हैं सारे हम, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एसेट क्लास है हमारे लिए। वेडिंग के लिए गोल्ड परचेज होता है, बट आई थिंक जो हमारी सोसाइटी है वो इज मूविंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स इन क्या कहते हैं गोल्ड ETFs हो गए या बॉन्ड्स हो गए, जो कि एक एवरेज 7-7.5% तक का रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड मेरे को लगता है एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, जहां अगर आप सेंसिबली एसेट एलोकेशन को देखते हुए, अपने वक्त को देखते हुए, कितने वक्त के बाद आपकी शादी है, और आपके रिस्क को देखते हुए अगर आप निवेश करें, तो सेंसिबली इस चीज को प्लान करा जा सकता है आपकी ड्रीम वेडिंग को। एब्सोल्युटली। तो ये कुछ आपको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली आप ये जो शादी है ये आपकी है कितने टाइम के बाद, इस पर एक चर्चा करना ज़रूरी है। यूजुअली मुझे प्रबलीन ज़रा बताइए कि हम अगर समझे ट्रेडिशनली एक शादी के लिए जो पेरेंट्स हैं वो पैसे कहाँ पर रखना पसंद करते हैं। कुछ अनिरुद्ध ने डेफिनेटली बताया PPF हो गया या कुछ पुराने जो सेविंग स्कीम्स है वहाँ पर रखते हैं। कैसा रहता है पूरा इन्वेस्टमेंट का जो ये ऑप्शन है फॉर वेडिंग ट्रेडिशनली एंड ऑल्सो आजकल के टाइम के हिसाब से? जी स्वाति, अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ट्रेडिशनली स्वाति, आई थिंक गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो डेफिनेटली हर साल हाउस होल्ड्स में ऐड होता है, और फ्रॉम एक जो हमारी ओल्ड माइंडसेट है उसमें हम फिजिकल गोल्ड लेना काफी पसंद करते हैं, और यही बोल के लेते हैं कि हम अपनी बेटियों के लिए और अपनी बहुओं के लिए ले रहे हैं। सो हर साल डेफिनेटली गोल्ड का एडिशन होता रहा है। उसी को अगर हम एक एसेट क्लास की तरह देखें तो अब डेफिनेटली जैसे अनिरुद्ध ने मेंशन किया कि गोल्ड जो हम पहले काफी फिजिकल फॉर्म में ले रहे थे, अभी भी कंटिन्यू होता है स्वाति। जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो सारे मेंशन करते हैं कि हम लोग साल में कुछ फिजिकल गोल्ड लेते हैं, पर डेफिनेटली हमारे पास एवेन्यूज हैं आज की तारीख पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड लेने के, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। बट जो अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या कितना परसेंटेज है, तो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का जो परसेंटेज है हाउस होल्ड में वो काफी कम है, पर डेफिनेटली शुरुआत हुई है। उसके अलावा ट्रेडिशनली स्वाति हम लोगों ने फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स को देखा है जो बहुत यूज होते रहे हैं। PPF हो गया, आपका NSC हो गया, आपने फिक्स डिपॉजिट्स देख लिए, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिज एक बहुत आपको ऐसा लगता है कि गोल की जहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो, आप बहुत ज्यादा केयरफुली चलना चाहते हैं, स्पेशली जब आपका होराइजन
थोड़ा लिमिटेड हो, जैसे 3 साल 5 साल दूर, तो आप थोड़ा सा सेफर रहना चाहते हैं। ट्रेडिशनली ऑफ कोर्स फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स यूज होते रहे हैं, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स। और इसके अलावा जो एक थोड़ी सी मेरे ख्याल से दुखद बात है कि लोन्स का बहुत सारा लिया गया है स्वाति, ट्रेडिशनली आज भी है, बट पहले हमने देखा है कि आप अपने रिलेटिव से लेके, पहले साहूकार के उस तरीके का एक सिस्टम होता था पैसा उठाने का, तो लोन्स का काफी यूज होता है। इनफैक्ट एक ऐसा डेटा है जो ये दर्शाता है कि करीबन 60% हाउस होल्ड्स लोन उनको लेना पड़ता है मैरिजेस के लिए, बिकॉज वो अपने बजट्स को एक्सीड कर जाते हैं। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली लोग थोड़ी सी बेटर प्लानिंग करने लग गए हैं, स्पेशली जहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। पर अब बहुत बार आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि उनका कहीं ना कहीं जो आपकी बच्चों की शादी का गोल है और रिटायरमेंट बहुत साथ साथ आता है, तो वहां पे आप कई बार अपने रिटायरमेंट गोल को पीछे रख के स्पेंडिंग थोड़ी एक्सीड कर जाते हैं। इसलिए यहाँ पे स्मार्ट प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सो न्यूअर इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन एडेड, म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत हुई है, पोर्टफोलियोज का हिस्सा बन गए हैं, बट उसके साथ साथ जो ये लोन्स वाला एस्पेक्ट है, ये इसका सिर्फ रूप बदला है। और अब हम देखते हैं कि पर्सनल लोन्स मैरिजेस के लिए काफी लिए जाते हैं, जो करीबन आपको 10, 10.5%, 11% पे मिलते हैं। So broadly fixed income products, gold, physical as well as electronic और mutual funds जैसे products का सहारा ओवरऑल ट्रेडिशनली एंड मॉडर्न सेटअप में लिया जा रहा है, बट यहाँ पे अभी भी लेवरेज पे, लोन्स पे शादियों का काफी खर्च उठाया जा रहा है। क्योंकि आपने लोन का जिक्र यहाँ पर छेड़ा, हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे विद इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स क्या रहने चाहिए निवेश के विकल्प। अनिरुद्ध, कितना प्रेवलेंट हो गया, कितना आम हो गया है शादी के लिए कर्ज लेना? होता था पहले भी कि पहले अपने दोस्तों से, आस पड़ोस से, अपने फैमिली से कर्ज लेकर शादियां की जाती थी, पर ये वेडिंग लोन का एक्चुअली एक पूरा बाजार बन गया है। बाकायदा जो बैंक्स हैं वो नॉट एग्जैक्टली फॉर वेडिंग देते हैं, पर उसको एक कैसे मास्क करके या डिस्गाइज करके दिए जाते हैं कि ये एक्सपेंसेस के लिए, ऐसे एक्सपेंसेस के लिए पैसे, इट्स टाइप ऑफ अ पर्सनल लोन ओनली। तो वेडिंग लोन आपको लगता है कि एक रिजॉर्ट होना चाहिए फॉर शादियों के लिए, या फिर कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है? क्या है मतलब वेडिंग लोन के क्या फायदे या फिर पॉसिबल डाउनसाइड्स क्या हो सकते हैं? वेल स्वाति, फायदा तो देखिए वेडिंग लोन का यही है कि अगर आपने अगर आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग नहीं करी है किसी चीज की, अब फर्ज कीजिए यू हैव अ गर्ल चाइल्ड इन द हाउस और आपने उनके लिए कभी सोचा ही नहीं कि हम वेडिंग के लिए प्लान करेंगे, एंड सडनली शादी में आपको 2 या 3 या 4 या 5 साल रह गए हैं, और अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग करनी है जहाँ पे करोड़ों रुपए लगने वाले हैं, और आपके पास अगर पैसे कम पड़ रहे हैं, तो फिर लोन एक लौता जरिया है मेरे हिसाब से किसी भी चीज के लिए। इज इट एडवाइजेबल? मेरे को नहीं लगता कि लोन लेना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि बट द रियलिटी ऑल्सो इज के क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी उस समय इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाने की बहुत कम रह जाती है, तो लोन एक लौता हमारा साधन रह जाता है। बट उसमें भी थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि लोन लेना सबसे आसान चीज होती है, उसको रीपे करना मेरे को लगता है काफी मुश्किल वाला काम हो जाता है, स्पेशली वेडिंग के बाद, क्योंकि आप एक सिंगल स्टेटस से आ रहे हैं, आपके खुद के कुछ लायबिलिटीज हैं, फिर आप जब एक मैरिज में बंध जाते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्वाइंट हो जाती हैं। तो ये ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जहाँ पे लोन अगर देने की नौबत आए, तो आई थिंक पार्टनर्स को पहले बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि कितना लोन लिया जा सकता है और हमारी रीपेमेंट एबिलिटी कितनी है, क्योंकि आखिरी चीज आप वो चाहते हैं कि लोन आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं। बट लाइक आई सेड, अगर इन्वेस्टमेंट्स आपने स्मार्टली करी हुई हैं और आप पहले से इन्वेस्टेड हैं, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा एवेन्यू है जहाँ पे आपको डबल डिजिट रिटर्न्स बन सकते हैं, तो 5, 10, 15% तक का अगर शॉर्टफॉल पड़े तो लोन इज द बेस्ट ऑप्शन, इन द सेंस के मतलब अगर आप फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारे आपके ऑप्शंस अगर आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो बैंक तो हमेशा ही तैयार रहता है मेरे को लगता है आपको लोन देने के लिए। इट इज एक्सपेंसिव बट इट इज अ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, तो लोन आपका बिल्कुल लास्ट विकल्प रहना चाहिए। उससे पहले जैसा हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे म्यूचुअल फंड के जरिए भी, आपने निवेश के जरिए अपने वेडिंग को प्लान कर सकते हैं, इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे कि किस तरीके की कैटेगरीज के फंड्स में आपको स्पेशली शादी के पर्पस के लिए पैसे डालने चाहिए। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ।
वेडिंग की फाइनेंशियल प्लानिंग, शादी के खर्चे कैसे पूरे करें, इस पर खास चर्चा चल रही है। स्क्रिप्ट बॉक्स से अनिरुद्ध दर और फिनफिक्स से प्रवीण बाजपेयी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध, जरा आप एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बताइए, जिनकी शादी अभी 6 महीने से 1 साल में है, उनको कैसे अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस में पैसे डालने चाहिए। जिनकी थोड़े से और लंबे टाइम के बाद हो, 4 to 6 इयर्स का नजरिया हो, तो वहां पर कैसे कैटेगरीज को चुने, और जो लॉन्ग टर्म की वेडिंग प्लानिंग है अराउंड 15 इयर्स प्लस की, वहां पर कैसे फंड्स में निवेश करना चाहिए। जी स्वाति, तो मेरे को लगता है कि जिनकी वेडिंग अगले 3 और 6 महीने के बीच में आ रही है और उन्होंने अभी तक वेडिंग की प्लानिंग नहीं करी है, मतलब उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो ये थोड़ा दुख की बात है। बिकॉज अब इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर तो जो आपकी लिक्विडिटी है, इमीडिएट आपकी लिक्विडिटी है, आपके बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं, कोई पुरानी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये पैसा तो मेरे को लगता है 3 से 6 महीने के लिए इन्हीं एवेन्यू से निकल सकता है। बिकॉज ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मार्केट्स के अंदर जो आपको 3-6 महीने के अंदर कुछ भी कंपाउंड करके देगा। तो जहां पे इतना शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि लोन का एक हमारे पास जरिया रह जाता है, तो जिनकी वेडिंग 3 और 6 महीने के अंदर है और उनके पास एडिक्वेट सेविंग्स नहीं है, उनके लिए पर्सनल लोन स्लैश गोल्ड लोन्स इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी गोल्ड लोन्स की अवेलेबिलिटी है। फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोरिंग एक हमेशा ही जरिया रहता है, क्योंकि कम से कम एक ये लो कॉस्ट चीज रहती है और आपको रीपेमेंट के लिए वक्त मिल जाता है, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं रहता जो कि आपको बैंक के साथ रहेगा। बट बात करते हैं अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म में अगर आए और जिसकी वेडिंग जैसे 4 और 6 साल, मान के चलिए 5 साल के अंदर अंदर है, और अगर हम एक अप्रोक्सीमेट वेडिंग का कॉस्ट लेके चले, फर्ज कीजिए 50 लाख रुपए का, बट ये 50 लाख रुपए का कॉस्ट आपका आज का है, क्योंकि प्रबलीन ने भी एक बार मेंशन किया था कि इन्फ्लेशन जो है कि बहुत बड़ी रियलिटी है हमारे लाइफ की, क्योंकि जिस चीज का कॉस्ट 50 लाख रुपीज आज का है, उसका कॉस्ट आगे जाके बढ़ जाएगा। तो 5 साल के बाद एक 6-7% इन्फ्लेशन अगर आप लीजिए, एवरेज इन्फ्लेशन आप लीजिए, तो आपका 50 लाख आज से 5 साल के बाद 70 लाख रुपए का होगा। तो जिस शादी का अनुमान आज आप 50 लाख रुपए का लगा रहे हैं, उसके लिए आपको एक्चुअली 70 लाख रुपए की सेविंग्स करनी पड़ेगी। अब अगर ये मान के चलें कि आपके पास आज की तारीख में कोई सेविंग्स नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के जरिए, एसआईपी के जरिए अगर आप निवेश कर सकते हैं आज की तारीख में भी, तो आपको कुछ 90,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी बांधनी पड़ेगी आपको अगले 60 महीने के लिए। बट इसको भी हमें, क्योंकि गोल बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है और एसेट एलोकेशन को हम ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते कि कितना जरूरी होता है इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स के लिए, तो कम से कम आधा पैसा उसका, कम से कम 44-45 हजार रुपये अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालिए और कुछ लगभग 12% के करीब करीब अगर आप रिटर्न बनाते हैं, तो ये 5 साल के बाद कुछ 35-36 लाख रुपए के करीब आपका कॉर्पस जमा हो जाता है। 30% मेरे को लगता है हाइब्रिड फंड्स के अंदर जा सकते हैं, बैलेंस फंड्स होते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं। ये 27,000 रुपए अगर आप इसमें निवेश करें, 10% का अगर आप एक नंबर लीजिए, तो 5 साल के बाद कुछ 20-21 लाख रुपए आपका बनता है। और क्योंकि एग्रेसिव होना एक मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कैपिटल मार्केट इन्वेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ता है। तो एक डेट की हमें आवश्यकता रहती है जब आप इन्वेस्ट करें, स्पेशली इस टाइप के मीडियम टर्म गोल्स के लिए। तो 20% इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी गोल्ड फंड्स या डेट फंड्स के अंदर जाए, जो कि आपको 6.5-7% का रिटर्न देते हैं, तो ये 90,000 रुपए के करीब करीब आपको आज से 5 साल के बाद कम से कम 70-1 लाख रुपए बन जाएंगे। एक चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है स्वाति, के गोल आपका 5 साल के बाद है, लेकिन आप इक्विटी, क्योंकि आपके पास इक्विटी है, तो आपको एक ग्लाइड पाथ होता है हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर। जब हम बात करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट से, ग्लाइड पाथ का मतलब ये होता है कि अगर आपका गोल अगले 1 साल के अंदर हो रहा है और आप पिछले 4 साल से निवेशित हैं उस फंड के अंदर, तो आपको आखिरी साल के अंदर आपकी इक्विटी से इन्वेस्टमेंट्स को निकाल के आपको डेट में डालना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर कोविड जैसी कोई स्थिति आ जाए या कोई वॉर, जियोपॉलिटिकल कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, जिस वजह से मार्केट 15, 20, 25, 30% गिर जाए, तो आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो 4 साल तक तो आप एक अग्रेसिव एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आखिरी 1 साल के अंदर 6 महीने 8 महीने पहले आपके शादी से आप इसको ग्लाइड पाथ के माध्यम से आप इसको कम से कम डेट में आ सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टेड कॉर्पस है, जो ग्रो किया है, वो आपका बरकरार रहे। अब आखिरी आपका जो सवाल था कि जिसकी शादी 12-15 साल के बाद है, अब देखिए 15 साल में दो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपका जो 50 लाख रुपए का जो हमने एक एग्जाम्पल लिया, वो इन्फ्लेशन के बाद कुछ 1.25 करोड़ रुपए के करीब करीब का हो जाता है।
बट क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 15 साल का है, तो आपकी जो सिप की रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक गिर के आप 28 और 30 हजार रुपए महीने की सिप में आप इस गोल को आराम से इसको आप पूरा कर सकते हैं। अगेन एक एसेट एलोकेशन के लिए 60% आपका पैसा इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 25% एक हाइब्रिड फंड्स के अंदर जा सकता है विच विल गिव यू इक्विटी एंड डेट, एंड 15% इन गोल्ड एंड डेट स्कीम्स। और इस हिसाब से आपका एक 1.25 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाता है। और ग्लाइड पाथ को याद रखिए इस अप्रोच के साथ। तो आपने जैसा अनिरुद्ध बताया, वेरी वेल सेड कि कैसे हम शॉर्ट टर्म टू लॉन्गर टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में अब बात करने वाली हूँ प्रबलीन से। हमने लोन की बात की, म्यूचुअल फंड या निवेश की बात की, एक जो एस्पेक्ट है वो इंश्योरेंस का है। हम समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो दायरा है, जो एक घेरा है, वो हमें मजबूत करना पड़ता है। वेडिंग इंश्योरेंस क्या इतना कॉमन है प्रबलीन इंडिया में, और क्या कंपनीज एक्चुअली वेडिंग इंश्योरेंस देती हैं? क्या होते हैं इसके फायदे, क्या वाकई लेना चाहिए? जी स्वाति, वेडिंग इंश्योरेंस धीरे धीरे एक इमर्जिंग ट्रेंड बनता जा रहा है एंड मोर इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स इस चीज को केटर कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंश्योरेंस कर सकते हैं अगर हमारी शादी की कैंसिलेशन हो जाए। बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट्स आते हैं कि उस इवेंट में कोई खलल पड़ जाए तो आपका वो जितना आपने अपना पैसा वहां लगाया होता है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें हम कैंसिलेशन को डाल देते हैं। जहाँ पे आपके अगर आपने केटरर्स की हायरिंग कर रखी है, वेन्यू की है, तो वो टेकन केयर ऑफ हो जाता है। कोई डैमेज हो जाए प्रॉपर्टी को जहाँ पे आपका केटर हुआ था वेन्यू, तो उसको कवर हम कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यूएबल्स का लॉस हो जाए वो भी कवर्ड होता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए जहाँ पे डिसेबिलिटी हो जाए ब्राइड की, ग्रूम की और कुछ बहुत ही क्लोज लोगों की, उसको भी कवर किया जा सकता है। और इवन थेफ्ट के अगेंस्ट वहां कवरेज मिलता है। तो मुझे लगता है जहां पे इंडियन हाउस होल्ड्स में हम इतनी ज्यादा अपनी जमा पूंजी और इतने प्यार से और शौक से इस बड़े दिन के लिए हम जोर शोर से पूरी तैयारी करते हैं, तो वहां पे एक 0.5% से लेके 1% का अगर आप प्रीमियम दे के अपना सम अश्योर्ड का जो होता है, अगर आप इस इवेंट की इंश्योरेंस करा सके तो मुझे लगता है वो इस इवेंट को और ज्यादा स्ट्रेस फ्री बना सकता है। और मेरे ख्याल से लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा करने से आपके जो जितनी आपने तैयारी की है इस बिग इवेंट की, वहां पे आप उसको काफी हद तक सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा विवाह सुरक्षा करके पॉलिसीज का धीरे धीरे चलन आया है। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम्स में स्वाति हम देखेंगे कि इसका ट्रेंड बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये एक चीज है जो कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपकी वेडिंग पास में है, आप उसको जरूर सेफ गार्ड करिए। बिल्कुल। तो ये है कुछ तरीके अपने वेडिंग प्लानिंग के फाइनेंशियल्स को ठीक रखने के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी है जो हम दोनों ही एक्सपर्ट से समझकर एक उसका एक अगर हम जिस्ट पेश करें आपके सामने। एक तो आपको बजट बनाने की जरूरत है शादी का, उस पर टिके रहे, गेस्ट लिस्ट को लिमिट रखे। बिल्कुल लास्ट मिनट की प्लानिंग के टिप्स बता रहे हैं। वेन्यू चुनना है तो किफायती वेन्यू चुनिए, अपना मन पसंदीदा चुनिए, पर बी वेरी स्मार्ट। एंड मनी स्मार्ट बहुत होना ज़रूरी है। फूलों और सजावट जो डेकोर होता है उसमें सादगी अपना सकते हैं। आजकल तो बहुत ही सीधी सादी शादियों का भी ज़माना हो गया है। केटरिंग में आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी है। आउटफिट, शादी के आउटफिट्स, उसमें थोड़ा सा स्मार्ट शॉपिंग थोड़ा पहले से उसकी प्लानिंग करना शुरू कर दे तो आपको टाइम भी मिलेगा, पैसा भी बचेगा। फोटो वीडियोग्राफी, यहाँ पर भी सोच समझ कर प्लानिंग करने की जरूरत है। तो कुछ स्मार्ट प्लानिंग टिप्स हैं जो हमने समझे अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। डेफिनेटली आगे और भी हम इस पर सीरीज चलाते रहेंगे कि आप वेडिंग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच प्रबलीन, और साथ ही अनिरुद्ध आपका भी हमारे साथ आज के इस स्पेशल शो में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे यहाँ पर आप देखते रहिए जी बिजनेस।